हाँ तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्टर। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया था कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखो नाम बता रहा है खुद ही। कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट की जस्ट आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना होगा जिसमें हम एज अ आर्गुमेंट उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर या किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होंगे। मतलब क्या सर, हमने एक क्लास बनाई, क्लास डेमो। उसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिया ए, पब्लिक सेक्शन में गए तो हमने एक डेमो क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक डेमो क्लास का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। ये क्या करेगा, ए में एक्स की वैल्यू डाल देगा। और एक इस क्लास का ही मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, उसी क्लास के एक ऑब्जेक्ट की जस्ट कॉपी क्रिएट कर देना। तो मैंने कहा उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। अब सर मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं बना रहा, मैं जिसको एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, ए में डाल देगा एक्स के ए की वैल्यू, वॉइड शो। इसका काम क्या होगा, सी आउट, उस ऑब्जेक्ट के ए की वैल्यू को शो करना, बस। तो समझो कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कहा, नाम ही बताता है कॉपी क्रिएट करना, कि ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी क्रिएट करो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करते हो। तो आपने डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हो, उसी में आपने डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट का आपने यहाँ पे रेफरेंस पास कर रखा है। क्योंकि मैंने बताया था जब भी हमें कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, केवल उसका एक एलियास नेम क्रिएट करना, तो हम रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। सर इसको यूज कैसे करेंगे, मैंने कि तो मेन में गए, इंट मेन, आपने लिखा डेमो ए1, उसको इनिशियलाइज कर लिया 100 से। ठीक है, फिर मैंने कहा डेमो ए2, मैं ए2 को इनिशियलाइज करना चाहता हूं, बट मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना चाहता हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मैंने ए2 को कॉल, ए2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें ए1 जो डेमो टाइप का ही ऑब्जेक्ट है एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो ये कॉल हो जाएगा, इस लाइन में आप क्या कॉल कर रहे हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर फंक्शन। चीज समझ में आती है? पहला तरीका तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तभी एक उसको एक उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दो। मतलब डेमो ए3 इक्वल टू ए1। मतलब क्या, यहां भी इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, सर यहां भी वो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो तभी उसको इनिशियलाइज कर देना ए1 से, तो वो इस ए3 के लिए क्या कॉल करेगा, यहाँ पे भी वो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा। तो ये दो तरीके हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने के। बट अगर हम ऐसा लिखते हैं डेमो ए4 देन ए4 इक्वल टू ए1, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर के दो तरीके हैं, या तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब एज आर्गुमेंट उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दो, तब वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। या जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो तभी उसको इनिशियलाइज कर दो, तब भी वो आपके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेगा। बट यहाँ पे ए4 इक्वल टू ए1 ये लाइन सही है, बट ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहा। ये क्या करेगा, ए1 के जितने डाटा मेंबर है उनको मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर देगा ए4 के लिए। काम सेम कर रहा है बट तरीका अलग है। इन दो फंक्शन के अंदर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, इसके अंदर इस फंक्शन में और इसमें, यहाँ पे दोनों में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। बट यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, यहाँ पे ये इक्वल जो ऑपरेटर ये ओवरलोडेड है। सी प्लस प्लस के अंदर कुछ ऑपरेटर आपको ओवरलोडेड मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल। यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडेड है, तो ये ए4 के जितने डाटा मेंबर है उनको डाटा मेंबर बाय मेंबर ए4 के डाटा मेंबर में कॉपी कर देगा। तो इस लाइन में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसमें उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो। अब आता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तुमने कहा सर फ्रेंड फंक्शन नाम ही दिखाई दे रहा फ्रेंड है, मतलब ऐसा फंक्शन जो क्लास का दोस्त है
बट उस क्लास का पार्ट नहीं है, मतलब आप उस फंक्शन को उस क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे। अगर आप कहते हो कि वो फंक्शन उस क्लास का पार्ट नहीं है, तो मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे भी आप उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। इसका यूज बहुत होता है, दिखाऊंगा आज इसका यूज करके फ्रेंड फंक्शन, जब मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोड पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड फंक्शन क्या, ऐसा फंक्शन जो क्लास का पार्ट तो नहीं है, मतलब उसे उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे तो कॉल नहीं किया जा सकता, बट वो उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तब दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो फिर फ्रेंड फंक्शन बनाया क्यों? सर फ्रेंड फंक्शन का सिंपल सा काम है, दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आप फ्रेंड फंक्शन को यूज कर सकते हो। जैसे मैं अपने कोड में अभी शो करूंगा, तो मैंने क्या बोला, फ्रेंड फंक्शन स्पेशल फंक्शन है जो क्लास का पार्ट तो नहीं है, मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे तो उसे कॉल नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, बट वो उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। कैसे? तुमने कहा सर मैंने एक क्लास बनाई डेमो, उसके अंदर मैंने दो डाटा मेंबर ले दिए ए और बी, पब्लिक void get डाटा int x int y a इक्वल टू x b इक्वल टू y, और मैं क्या कर रहा हूं फिर, void show सी आउट a b। फिर मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया। अब उसको लिखने का तरीका क्या, तो सबसे पहले लिखो फ्रेंड, देन लिखो इसका रिटर्न टाइप, फिर नाम दे दो, तुमने कहा ऐड। ये क्या कर रहा है, ये डेमो टाइप का जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उस पर वर्क करेगा। मतलब फ्रेंड फंक्शन, इस क्लास में आपने डिक्लेयर किया कि ऐड एक फ्रेंड है इस क्लास का, मतलब इस फंक्शन को परमिशन है इस क्लास का किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर पे भी वो डायरेक्टली काम कर सकता है। क्लास का पार्ट ना होते हुए भी वो इस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। लिखने का तरीका क्या होता है, फ्रेंड देन रिटर्न टाइप देन फंक्शन। अब सर ये करेगा क्या, मैंने कि इसको डिफाइन करो क्लास के बाहर, तुमने लिखा void add डेमो a1, डेमो क्लास का a1, ये क्या करेगा, ये शो करेगा या आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा सी आउट a1 का a, a1 का b। अब फिर तुमने मेन के अंदर का इंट मेन डेमो a1 a1 डॉट गेट डाटा 2030, फिर मैंने करा ऐड a1। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो, डेमो क्लास के अंदर आपने एक ऐसा फंक्शन स्पेसिफाई किया जो इस क्लास का पार्ट नहीं है, मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे आप उसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, बट वो फंक्शन इस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। यही होता है फ्रेंड फंक्शन, जो क्लास का पार्ट तो नहीं है बट फिर भी वो क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। सर इसका यूज दिखाओ, तो आप, मैंने बोला था कि फ्रेंड फंक्शन को आप यूज कर सकते हो दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में बात करने के लिए। कैसे? तुमने कहा सर मैं दो क्लास बनाता हूँ, उन क्लास के डाटा मेंबर को स्वैप करूंगा फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। देखते हैं कैसे। तो सिंपल सा फ्रेंड फंक्शन क्या, ऐसा फंक्शन जो क्लास का तो पार्ट नहीं है बट क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। अब मैंने कहा सर इसका यूज समझाओ। देखो फ्रेंड फंक्शन का यूज दो जगह हम करेंगे, जब भी हम दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में बात करें, या आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर कैसे ओवरलोड होता है। जैसे सी आउट के बाद आप लगाते हो ये सी आउट, ये दैट्स अ बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। इसको कैसे ओवरलोड किया गया, इसको ओवरलोड किया गया यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोशिश करना। तो फिर से फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है, बस क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकता है। अब मेरा टारगेट क्या है, फ्रेंड फंक्शन विद क्लासेस, ये आपका एक टॉपिक भी दे रखा है। मतलब क्या, दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से आप बातचीत कैसे करोगे। बोलने का ठीक है। मैंने कहा मैंने एक क्लास बनाई पीपी, जिसके अंदर मैंने एक डाटा मेंबर ले लिया ए, पब्लिक। अब मैंने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर ले दिया जीरो आर्गुमेंट,
और एक ले दिया पैरामीटर जिसके अंदर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ x, वो क्या करेगा a में x की वैल्यू डाल देगा। और c एक शो फंक्शन बना देते C2 C1 PP क्लास के लिए, शो void शो, जिसका काम क्या होगा इस a की वैल्यू को शो कराना। कुछ नहीं किया और क्लास खत्म कर दी। तो आपके पास एक पीपी क्लास है जिसके अंदर एक डाटा मेंबर है, मतलब पीपी क्लास का जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर एक डाटा मेंबर ए होगा। आप क्या कर सकते हो, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर। फिर मैंने एक क्लास बनाई सीपी, इसके अंदर मैंने लिखा इंट बी पब्लिक, इसके अंदर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर दिया जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आदत डालो हमेशा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई करने की, सर फायदा बहुत फायदा होता है। void शो ये क्या करेगा, सी आउट बी की वैल्यू शो कर देगा, ठीक है एंड। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों क्लासों का एक फंक्शन बनाया, कॉमन फ्रेंड फंक्शन, जो इन दोनों क्लासेस पे काम करेगा और इनके डाटा मेंबर को स्वैप कर देगा। तो मैंने इस क्लास के अंदर भी, पीपी क्लास के अंदर भी एक फ्रेंड फंक्शन लिखा, फ्रेंड वॉइड स्वैप। ये क्या कर रहा है सर, ये पीपी क्लास का एक रेफरेंस यूज करेगा और एक सीपी क्लास का। तो ये पीपी क्लास के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया पीपी क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम है स्वैप। ऐसे ही मैंने सीपी क्लास के लिए डिफाइन किया, फ्रेंड वॉइड स्वैप। ये भी क्या कर रहा है सर, ये पीपी क्लास का रेफरेंस यूज करेगा वेरिएबल एक सीपी क्लास का। उनने का दोनों क्लास को आपने डिफाइन कर दिया। अब खुद सोचो, जब मैंने पीपी क्लास लिखी होगी, जब वो कंपाइल करेगा तो यहाँ दिखेगा सीपी, उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब पीपी खत्म होगा तभी तो सीपी क्लास की आप बात करोगे। तो सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट होता है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, मतलब आप क्लास को बनाए नहीं हो, बस केवल फॉरवर्ड डिक्लेयर किया कंपाइलर को कन्विंस करने के लिए। तो मैंने लिख दिया क्लास सीपी, दैट्स अ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जब आएगा तो उसको पता चल गया कि सीपी नाम की भी एक क्लास बना हो गया। तो जब वो पीपी को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा सीपी एक क्लास है जो फ्यूचर में बनने वाली है। चीज समझ में आती है। तो मेरी एक क्लास ये जिसका फ्रेंड फंक्शन है स्वैप, एक सीपी क्लास जिसका फ्रेंड फंक्शन है स्वैप, तो ये दो मेरे बन गए फ्रेंड। तो ये स्वैप फंक्शन पीपी और सीपी दोनों क्लास का फ्रेंड हो गया, मतलब दोनों क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर पे वर्क कर सकता है। अब मैंने कहा क्लास के बाद अपने कहा स्वैप की डेफिनेशन दो। तो जब फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन देते हो तब आप फ्रेंड नहीं लिखिए, कीवर्ड यूज नहीं करते। फ्रेंड कीवर्ड बस यूज किया जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे, डेफिनेशन के टाइम पे फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं किया। तुमने कहा सर पीपी क्लास का एक रेफरेंस आया A1, सीपी क्लास का एक रेफरेंस आया A2। अब मैंने स्वैप कर दिया इंट टेम्प इक्वल टू A1 का A1 के A में डाल दिया, A2 का B, A2 के B में डाल दिया टेम्प, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को यूज कर सकता है। तो आपने दो क्लास बनाई, एक क्लास पीपी जिसका एक फ्रेंड है स्वैप, एक क्लास सीपी जिसका फ्रेंड है स्वैप। तो स्वैप फंक्शन दोनों क्लासेस का फ्रेंड है, इसलिए दोनों क्लास के डाटा मेंबर पे वो सीधा काम कर सकता है। अब हमने करा सर यहां तक हो गया, हमने मेन को डिफाइन किया, इंट मेन। मैंने लिखा पीपी A1 इसको इनिशियलाइज कर लिया 10 से, सीपी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया A2 इसको इनिशियलाइज कर लिया 200 से। मैंने कहा A1 डॉट शो A1 के A की वैल्यू दिखाओ, A2 डॉट शो A2 के B की वैल्यू दिखाओ। देखो ये शो B की वैल्यू दिखा रहा है, ये शो A की। अब मैंने कॉल कर दिया स्वैप, मैंने पास कर दिया A1 और A2, उसके बाद वापस से शो कॉल किया, A1 के लिए शो A2 के लिए शो। तो देखो ये है फ्रेंड फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो दोनों क्लास का फ्रेंड तो है बट उन क्लासेस का पार्ट नहीं। अगर उन क्लास का पार्ट होता तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे आप डायरेक्टली कॉल कर देते। तो फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो क्लास के अंदर डिक्लेयर तो किया गया है बट वो उस क्लास का पार्ट नहीं है। तो डिक्लेयर क्यों किया गया है, जिससे वो उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सके। तो जैसे ही आप करोगे, तो अगर मैं इस लाइन का आउटपुट लिखूं तो इससे आउटपुट आएगा 10। A1 डॉट शो A1 के A की वैल्यू 10, A2 के B की वैल्यू कितनी थी इनिशियली 200,
लेकिन जैसे आप एक्सचेंज कॉल करोगे, अब A1 के शो की वैल्यू हो जाएगी 200 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ये यूज होता है फ्रेंड फंक्शन का, कि दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, जो अभी हमें समझ में आता है। तो फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन जो क्लास का पार्ट तो नहीं है, बट क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो ये आप एग्जांपल अपने पेपर में लिख सकते हो, अगर फ्रेंड फंक्शन का यूज करने के लिए कहता है वो। अब सर, अब और फ्रेंड फंक्शन का यूज, जब मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाऊंगा तो और ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रेंड फंक्शन का और बेनिफिट क्या है। अब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं दिस पॉइंटर। दिस, ये आपको दिस पॉइंटर हर लैंग्वेज में दिखेगा, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर दिस का यूज होता है। अब सर दिस का यूज क्या होता है, समझने की कोशिश करो। दिस पॉइंटर सिंपली क्या है सर, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। मैंने क्या कहा कि अब आपसे पूछा जाता है दिस, ये पॉइंटर क्या है, दिस है क्या। दिस क्या करता है, हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। कैसे सर, अगर मैंने बनाई, मैंने कहा दिस ऑलवेज पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट कैसे, हमने सर एक क्लास बनाई डेमो, मैंने लिखा इंट a कॉमा बी पब्लिक, मैंने लिखा void गेट डाटा, और यहां भी जो आर्गुमेंट है लोकल वेरिएबल, इनका नाम भी a और b दे दिया। अब बात आती है, अब यहां कंफ्यूजन है, ये डाटा मेंबर, ये a और b इस गेट डाटा के लोकल आर्गुमेंट्स है, उनका नाम भी a और b है। अब अगर मैं a इक्वल टू a लिखूं या b इक्वल टू b लिखूं, तो वो कंफ्यूज है किसका, कौन सा एक की बात कर रहे हो आप। और हमने लिख दिया void show सी आउट a कौन सा ऑब्जेक्ट का और b। अब खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि जब वो गेट डाटा को देखेगा तो कंफ्यूज हो गया, ए में एम्बिग्यूटी आ गई, ये ए उस ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है या ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ये कंफ्यूजन आ गई। मतलब क्या, अगर किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल और उसके डाटा मेंबर सेम नेम के हो तो ये कंफ्यूजन दूर कैसे हो, पता कैसे चले ये ए किसका है, ये इस फंक्शन वाला लोकल वेरिएबल ए है या डाटा मेंबर का है। तो उन्होंने कहा इसको डिफरेंस करने के लिए सबसे सुटेबल यूज आता है दिस का, सबसे बढ़िया लगता है। तुमने कहा दिस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसका ए, दिस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसका बी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब मुझे पता चल गया, मैंने लिखा दिस एरो ए, मतलब क्या, दिस हमेशा पॉइंट आउट करता है करंट ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंट कर रहा है उसका ए, उसमें इस ए लोकल वेरिएबल की कॉपी कर दो, दिस करंट ऑब्जेक्ट उसके बी में इस लोकल वेरिएबल बी की कॉपी कर दो। तो दिस का काम क्या होता है, हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना। जब भी करंट ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस चाहिए तब भी आप दिस का यूज कर सकते हो। और अब मैं आप सीधा लिख देता हूं इंट मेन डेमो a1 डॉट गेट डाटा a1 डॉट शो। तो ये याद रखना, दिस ऑलवेज पॉइंट टू अ करंट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके डाटा मेंबर और किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल सेम नेम के हैं तो इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप दिस का यूज करके। दिस का और भी यूज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करने के लिए भी आप दिस को यूज कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या, ऐसा फंक्शन जो क्लास का पार्ट नहीं है बस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन को आप डिफरेंट क्लासेस के बीच में कैसे यूज कर सकते हो, और लास्ट दिस पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लेन करता हूँ।